गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक खास टॉपिक जो पिछले कई दिनों से ट्रेंडिंग में है। एक विशेष नाम जो बहुत ट्रेंडिंग में है, कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी का नाम बहुत ट्रेंडिंग में है पिछले 4-5 दिनों से। क्या ऐसा हुआ, क्या किया इस बंदे ने जो इतना फेम आ गया? क्या ऐसा हुआ? एक्चुअली इस बंदे ने सही समय पे सही शॉट मारा है। इसी को कहते हैं मौके पे चौका। एक तरफ जैसे ही चीज़ें शुरू होने वाली होती हैं, क्या देशभक्ति कैसे शुरू हो रही है? चलिए। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल। कैसे ये जो कैरी साहब हैं, एकाएक कैसे ये जो है अपग्रेडिंग हुआ? हाँ, ये पहले से ही थे इन सब चीज़ों में, पहले से ही यूट्यूब में ये बहुत बहुत दिनों से लगे हुए थे, लेकिन एकाएक जो है कैरी साहब एकाएक अपग्रेडिंग होते हैं। तो जो म्यूज़िकल वीडियोज़ के बारे में, अगर म्यूज़िकल वीडियोज़ छोड़ दिया जाए कि इंडिया में जो म्यूज़िकल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके अगर वीडियोज़ को छोड़ दिया जाए, तो इतने कम समय में इतना ज़्यादा लाइक्स पाने वाले पहले आदमी बन गए हैं। कौन? कैरी साहब। और उनकी जो वीडियो आई वो भी क्या होगी, यूट्यूब वालों ने हटा दिया। कुछ ऐसी चीज़ें थी उसमें कि यूट्यूब ने उसे रिमूव कर दिया है अपनी साइट से। फिर दूसरी बात मैं करता हूँ, पहले मैं इसे बता देता हूँ कि ये हुआ कैसे। एक्चुअली में एक तो इस समय क्या है कि थोड़ा आर्थिक स्थिति हर कंट्री की अच्छी नहीं है, तो इंडिया में एक ख़ास तरीके का एप्लीकेशन होता है जिसे कहते हैं टिकटॉक। और आजकल मोस्ट ऑफ, मैं बॉयज़ के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि अबाउट 90% गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनके फ़ोन में जो है टिकटॉक और ये ब्यूटी प्लस इस तरह की चीज़ें, जो कि चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं, और इससे जो अर्निंग होती है वो चाइना को होती है। तो वो सारी चीज़ें जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइना के लोगों को मिल रही थी। तो क्या होता है कि एकाएक कुछ दिन पहले मोदी साहब प्रकट होते हैं टीवी पे और ये बोल देते हैं कि जो है स्वदेशी अपनाओ। सीधा सीधा सर वो ये नहीं कहते हैं कि विदेशियों का यूज मत करो, लेकिन क्या बोलते हैं? स्वदेशी अपनाओ। या फिर ये बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब आत्मनिर्भरता के बारे में बातचीत करके जाते हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठाता है कौन? कैरी इस बात का फ़ायदा उठाता है और सीधा सीधा वो इस बात को लेके आगे बढ़ जाता है कि किस तरह से हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं अगर इन चीज़ों को हटा दिया जाए, इन्हें अवॉइड किया जाए, चाइनीज़ चीज़ों को। इसमें चाइना और इंडिया के बीच में थोड़ा सा जो है स्थितियाँ सही नहीं चल रही हैं बॉर्डर पे, तो आप देख रहे हैं। तो इन सारी हालात को देखते हुए जो है क्या होता है कि वो सही समय पे सही स्टॉप मारता है और एकाएक जो है वो कुछ चीज़ें लेके पैदा होता है और जो है वो अपग्रेड हो जाता है। ठीक, अब बात करता हूँ कि देखो, जैसे सेल्फ डिपेंडेंट की जब बात आती है तो मैं भी सपोर्ट किया कि सही कह रहा है बतना
कि इंडियन इंडियन भी बहुत सारे इस तरह के टिकटॉक जैसे ढेर सारे एप्लीकेशंस इंडिया के भी हैं, तो उसे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है इंडियन जो इंडियन टिकटॉक है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नाम क्या है वहाँ पे आप जान लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वो सब पड़ा रहेगा। ठीक, अगली बात मैं अगर बोलूँ कि जो आपका ये टिकटॉक से जो अर्निंग होती थी, अबाउट 1 डेज़ की अर्निंग के बारे में अगर मैं बात करूं, तो 1 डे की जो अर्निंग थी, एक दिन का जो केवल अर्निंग था वो $1 मिलियन के आसपास था। $1 मिलियन मतलब इस समय अपने यहाँ का ये समझ लो कि 75 लैक्स, लगभग 75 लाख और समथिंग इतना रुपया समझ लो एक दिन में हम लोग चाइना को देते थे। इंडियन पब्लिक है ये सब इतना रुपया जो है किसको दे रहे थे, चाइना को दे रहे थे इनडायरेक्टली। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। यही पैसा अगर आपके देश में रहेगा तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक, और अगली बात मैं करता हूँ टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक का एक ख़ास नाम आप लोग सुने होंगे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, मिस्टर कुछ करके, उनका भी 4-5 दिन पहले एक वीडियो आया था, मोस्ट डिसलाइक्ड। इतने कम समय में इतना ज़्यादा डिसलाइक किया जाने वाला पहला वीडियो बन गया है, जिन्हें प्यार से जो है यूट्यूबर्स, ढेर सारे यूट्यूबर्स कहते हैं टिकटॉक के छक्के। ये टिकटॉक के छक्के हैं कुछ ऐसे जिनके वीडियोस टिकटॉक पे बहुत फेमस हुआ करते थे, बहुत लाइक आता था, लेकिन जब ये वापस यूट्यूब में आते हैं तब इन्हें समझ में आता है कि हाँ एक्चुअली में टिकटॉक और यूट्यूब में फ़र्क क्या है। ये लोग टिकटॉक में मुजरा करते थे और इन्हें लगता था कि ये यूट्यूब से मुकाबला करेंगे। कुछ दिन पहले बात हो रही थी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, तो मैं यही कहूँगा कि मुजराबाद वाले जो हैं वो लोग दूर ही रहें, क्योंकि टिकटॉक एक मुजरा का प्लेटफॉर्म है और जो यूट्यूब है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हर किस्म की चीज़ें कुछ भी, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो आप डालिए, आपको ज़रूर से ज़रूर उसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी, चाहे आपको सही मिले या ना मिले, लेकिन उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक, तो मैं इन टिकटॉक के छक्कों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बस इतना बताना चाहूँगा, देख लीजिए क्या हुआ आखिरकार। मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियोज़ जो है, सबसे ज़्यादा डिसलाइक किया जाने वाला वीडियो जो है वो हो गया है, जो मैं भी उसको डिसलाइक किया हूँ और उसे आज अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस में भी डाला हूँ, तो जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं वो देख सकेंगे कि वो मोस्ट डिसलाइक वीडियो किसका है। और इस तरह से चीज़ों की एनालिसिस की जाएगी कि कैसे क्या होता है। जैसे कुछ दिन पहले एक पॉलिसी आई थी कि इंडियन पब्लिक ये बोलना चाहती थी कि जब हालात अच्छे थे तो ये हुआ कि पॉलीथीन हर स्टेट हैं वो लोग बैन लगा रहे थे, बोल रहे थे कि हमारे यहाँ ये पॉलीथीन नहीं चलेगी, 5-6 mm की रेडियस वाली पॉलीथीन चलेगी, ये चलेगी वो चलेगी, इस तरह से ढेर सारी चीज़ें थी। वो क्या थी, कैसी थी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? कुछ लोगों के क्वेश्चन हमसे आए, कुछ लोगों ने पूछा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो है तंबाकू पे जो है बैन लगाने की बात करते हैं कि तंबाकू मत खाओ बोलते हैं, या फिर बोलते हैं पॉलीथीन का यूज़ मत करो। इससे अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो कंपनी ही बंद कर दी जाए जो पॉलीथीन बनाती है, जो तंबाकू बनाती है, वो कंपनी ही बंद कर दी जाए। और गवर्नमेंट चाहे तो वो कंपनी बंद हो सकती है। फिर गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कर रही है? और अब चिल्ला के ये कहती है कि मत खाओ, मत यूज करो। तो कंपनी ही बंद कर दो, जब आएगा ही नहीं तो यूज कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, आपका सवाल बिल्कुल सही है, इसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन क्या आपने इस बारे में सोचा? आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ ये पॉलीथीन की जो कंपनियाँ हैं, इसमें जो आपके वर्कर हैं, टोटल वर्कर जो एम्प्लॉइज़ हैं आपके 40 लाख, लगभग 40 लाख लोग आपके यहाँ जो है पॉलीथीन की कंपनी में काम करते हैं। 40 लाख अबाउट की बात कर रहा हूँ, लगभग 40 लाख लोग। ये पॉलीथीन की कंपनियाँ बंद होते ही ये 40 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, और बेरोज़गारों की संख्या वैसे भी चरम सीमा पर है इंडिया में। ये 40 लाख नए बेरोज़गार कहाँ जाएंगे? ठीक क्वेश्चन।
ऐसे जब हम लोग अवॉइड करेंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जब उसमें से आदमी धीरे धीरे निकलेगा। अब जैसे 10 आदमी, किसी कंपनी से 10 आदमियों ने छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से पैसा नहीं मिल रहा था, इस तरह के ढेर सारे उनके इश्यूज हो सकते हैं कि उन्हें जो है इस वजह से कंपनी छोड़नी पड़ी। तो वो 10 लोग जब वो कंपनी छोड़ेंगे तो वो कहीं नई जगह पे एडजस्ट हो लेंगे, और धीरे धीरे जब छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं एडजस्ट होने की उनके पास कैपेबिलिटी रहेगी। वो चांसेस आते रहेंगे कि वो लोग एडजस्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उन्हें जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर इकट्ठे 40 लाख लोगों ने ये जॉब छोड़ दी तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको जॉब के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये बात ये चीज़ मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग मुझसे ये बार बार पूछ रहे थे कि सर ये क्यों नहीं किया जा सकता कि डायरेक्ट बंद कर दिया जाए, कंपनी ही बंद कर दी जाए तंबाकू की और ये पॉलीथीन की, शराब की। हाँ, अगली बात आती है अगर जैसे वाइन शॉप की, तो भैया वाइन शॉप क्यों नहीं बंद की जा सकती। जैसे आप कभी टीवी पे कोई मूवी देख रहे हो और लोग उसमें जो है अपना वाइन पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कोई भी शराब टाइप की चीज़ पी रहे हैं, तो वहाँ नीचे लिख के आ जाता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसी चीज़ें लिख के आ जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये ऐसा क्यों होता है कि वो लोग लिख के देते हैं, सीधा सीधा कंपनी क्यों नहीं बंद कर देते हैं। तो अभी अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे जब कोरोना वायरस की वजह से देश के हालात बहुत ख़राब थे, तो ढेर सारे कई बहुत दिनों तक जो है ये शराब की दुकानें बंद थी। एकाएक जब 1 महीने 15 दिन ऐसे ही कुछ दिन बाद जो है खुली, एकाएक जब दुकानें खुलती हैं तो क्या होता है कि आपकी जो यूपी से है, यूपी में आपके 300 300 करोड़ की जो आपकी वाइन है वो खाली यूपी से बिकती है। तो वही अंदाज मार लीजिए कि एक दिन में 300 करोड़ की वाइन अगर यूपी से बिकी है तो पूरे इंडिया में कितनी वाइन बिकी होगी, कितने की शराब बिकी होगी। और वो ये जो वाइन होती है इसे जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है, क्योंकि जीएसटी में जो है 28%, इससे ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जा सकता है, 28% से ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा सा ये हुआ कि शराब के ऊपर 28 नहीं, इससे ज़्यादा टैक्स लगता है। जी बिल्कुल, इससे बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि इस पर कितना टैक्स लगता है, लेकिन आप लोग सबके पास फ़ोन है, सब लोग सर्च कर सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा कि शराब के ऊपर कितना % टैक्स लगता है। और ये टैक्स जो होता है ये सीधा इंडियन गवर्नमेंट और आपके जो है स्टेट गवर्नमेंट के खातों में सीधा सीधा ये टैक्स पहुंच जाता है, जहां से आपकी ये इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है कंट्रोल की जा सकती है। और ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इस तरह के सवाल जो आते हैं, आपके इस तरह के सवाल जो आते रहेंगे उनके जवाब हम देते रहेंगे, ठीक। और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो जानने के लिए, चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए हमारे इस चैनल को, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और जो भी बच्चे हैं पढ़ने वाले उन्हें ये ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लासेस अभी स्टार्ट किया हूँ शुरू से, तो यार आप एकदम परफेक्ट जो है आ सकते हो। और अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा हूँ, धीरे धीरे ही चल रहा हूँ। और पिछले 4-5 दिन से मेरी कोई क्लास नहीं आ रही थी, तो उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि 2-3 दिन 4-5 दिन 2-3 दिन क्या 4-5 दिन पहले वो कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है। और उस समय मैं जहाँ पे आने के लायक नहीं था, क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा सा चोट लग गई थी, तो मैं थोड़ा सा चलने में असमर्थ था और इतनी देर में खड़ा नहीं हो सकता था, इसलिए मैं जो है यहाँ पे आ नहीं रहा था, ठीक है। अब तो सब कुछ सही है, बेस्ट है एकदम। तो आप लोग जो है क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए। क्लासेस जो है आपकी कंटिन्यू हो गई हैं। एक दूसरी बात क्या बता दूँ कि मैं प्रेडिक्शन तो नहीं करना चाहता हूँ, कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कह देता हूँ कि ये मान के चलिए जो आपके 90% चांसेस हैं, 90% जो आपके चांसेस हैं कि हो सकता है आपके स्कूल सितंबर या तो सितंबर में खुलेंगे या फिर और कहीं आगे जाके खुलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस साल ना ही खुले, क्योंकि हालात कंट्रोल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और अगर वैक्सीन ऐसी स्थिति में बन भी जाती है तो उसे लोगों तक पहुंचाने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में महीनों का समय लग जाएगा। और जिससे हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि जब पहली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो उसी के कुछ दिन बाद मैं बताया था कि ये लॉकडाउन नहीं ख़त्म होगा, दोबारा फिर से आएगा और दोबारा फिर से लॉकडाउन बढ़ा।
दूसरी बार जब बढ़ा तो मैं दोबारा फिर आया, फिर मैं बोला कि ऐसा होने वाला है, वैसा ही हुआ। और अब मैं बता रहा हूँ जो जो उसमें प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, कंफर्म नहीं कह रहा हूँ। और इससे क्या होता है कि अगर इस तरह की प्रेडिक्शंस कर रहे हो तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिए जा सकते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कह मतलब कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि हो सकता है आपका सितंबर में भी ना खुले, अक्टूबर में भी ना खुले। क्योंकि साउथ अफ्रीका से एक खबर आ रही है, साउथ अफ्रीका में एक खबर आई है कि वहाँ टिल नवंबर तक जो है, नवंबर 2020 तक मरने वाले लोगों की संख्या जो है 40,000 हो जाएगी। तो जब वो लोग नवंबर तक का आंकड़ा निकाल रहे हैं तो यहाँ से हमें कुछ समझ लेना चाहिए कि नवंबर तक का आंकड़ा निकाला जा रहा है, तो इसका मतलब नवंबर तक भी ये कंट्रोल नहीं होगा और ये लगातार बढ़ता रहेगा। और ये जब बढ़ता रहेगा तो हालात कहाँ ऐसे होने वाले हैं कि सबसे अंतिम में जो चीज़ आपकी स्टार्ट होगी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई वाले संस्थान होंगे, जहाँ या फिर धार्मिक संस्थान होंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। वो स्कूल, कॉलेजेस और मंदिर, इस टाइप की चीज़ें होंगी जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होगी। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है बहुत स्लो प्रोसेस में धीरे धीरे खुलेंगी। और तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि लाइव क्लासेस देखा करो यार, यूट्यूब में पढ़ते रहो थोड़ा बहुत, नहीं तो सब भूल जाओगे, कोई मतलब का नहीं है। वैसे चांसेस जो है कम है कि इस साल कुछ हो पाएगा, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही समय दो, लेकिन डेली 1 घंटे पढ़ते रहो। ठीक, 1 घंटे ही पढ़ो। बाकी तो मैं यार आपके लिए रोज़ रोज़ नई नई क्लासेस लेके नई नई जानकारियाँ लेके आता रहूँगा। ठीक, और बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट बातें करूँगा।